तो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सब। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक सेशन देने जा रहा हूं, जो सीधे तौर पे भारत की न्यायिक व्यवस्था पे आधारित है। तो प्यारे दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ बोर्ड पे लिख रखा है, जिसको मैं एक एक करके क्लैरिफाई करूंगा। और आपने जैसा कि टाइटल में देखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में मैं डिफरेंशिएट करके, अंतर करके मैं न्यायिक व्यवस्था की आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पहली बार यदि आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम बात भारतीय संविधान की करें तो भारत में जो न्यायिक व्यवस्था की है, न्यायिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ क्या है प्यारे दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, हमारे यहाँ न्यायपालिका किस प्रकार की है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो हमने यूएसए के संविधान से अडॉप्ट करी है, माने अमेरिकी संविधान से प्राप्त करी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं मैंने जो है एक तरफ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है और एक तरफ प्यारे दोस्तों हाई कोर्ट लिखा हुआ है। मैं इधर सुप्रीम कोर्ट और इधर हाई कोर्ट के बारे में एक एक प्रावधान जो है मैं उसको डिकोड करूंगा। निश्चित रूप से आसान भाषा में चीजें आप तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले जानना जरूरी है प्यारे भैया, ये जो है सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वो देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, माने सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय नाम से ही स्पष्ट है, इस बात को रखना है ध्यान। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हाई कोर्ट है वह राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, माने राज्य में उच्च न्यायालय होता है। सबसे बड़े न्यायालय के रूप में, राज्य के सबसे बड़े न्यायालय के रूप में दोस्तों जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ हाई कोर्ट की, समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन संविधान के किस भाग में है वो जानना जरूरी है प्यारे से भैया। इस संविधान का जो भाग 5 है उसमें वर्णन किया गया है, माने सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जानना जरूरी है कि संविधान का जो भाग 6 है उसमें वर्णन किया गया है उच्च न्यायालय का। इस बात को ध्यान रखना। विश्वास मानिए, आगामी जो परीक्षाएं है वो टेट, सुपर टेट से लेकर के आपके पुलिस आदि की जो एग्जाम होती है, वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे सवाल यहाँ से मिलने वाले हैं। दिल थाम के जुड़ना है और कॉपी पेन तैयार लेके बैठेंगे, नोट करते जाएंगे। विश्वास मानिए बहुत सारी चीजें आपको मिलने जा रही हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है, संविधान का अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक दोस्तों वर्णन है किसका, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 तक वर्णन किया गया है किसका प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उच्च न्यायालय की। तो ध्यान रखने वाली बात है, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के मध्य में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। और बात कर रहे हैं संविधान के भाग 6 की, तो अनुच्छेद ध्यान समझिए 214 से लेकर के 232 के मध्य में वर्णन किया गया हाई कोर्ट की। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब प्रश्न उठता है दोस्तों, इसका स्थान क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आपको पता है वो कहाँ पर है, वो नई दिल्ली में है, माने दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश आपको अच्छे से पता है, वहां पर स्थित है। और दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ पर प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। परंतु दोस्तों जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य का जो है एक उच्च न्यायालय हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक जो है उच्च न्यायालय हो सकता है। इसका निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है, सोचिए संसद को प्राप्त है। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं प्यारे से भैया कि कई बार में स्पेशली 2 बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान जो नई दिल्ली में है उसने दिल्ली के अलावा भी सुनवाई करी है, एक बार हैदराबाद में और एक बार कहाँ, श्रीनगर में। समझ पा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और उच्च न्यायालय की तो आपको पता ही है कि अलग अलग राज्य का उच्च न्यायालय होता है, उसकी अपनी एक बेंच होती है, खंडपीठ होती है। जैसे अगर हम बात करेंगे आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, यूपी की, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है, लखनऊ में है। इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगली बात बच्चों बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति, माने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं प्यारे सुभैया, भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी करते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जब बात आती है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो भी भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। पर ध्यान रखना है, नियुक्ति और शपथ में अंतर है। अगर बात शपथ की आ जाए तो ध्यान रखें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बहुत ध्यान से बारीकी समझना है कि सर्वोच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीश को शपथ दिलाने वाली बात है प्यारे दोस्तों, वे प्रेसिडेंट माने भारत के राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। और जब बात आती है यहाँ पर माने राज्य के उच्च न्यायालय की अगर हम बच्चों बात करें, तो यहाँ पर शपथ दिलाने का जो काम करते हैं वो राज्य के राज्यपाल
प्यारे से भैया राज्य के राज्यपाल माने संबंधित राज्य, ध्यान रखना, जैसे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अगर नियुक्त शपथ दिलानी है तो इलाहाबाद से मतलब कहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश, माने उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल महोदय होंगे वो उन्हें शपथ दिलाएंगे। इस बात को रखना है ध्यान, समझ पा रहे हैं। अगली बात देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश महोदय हैं उनकी संख्या में वृद्धि करने का अधिकार जो है वो किसे प्राप्त है। माने दोस्तों ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है, पार्लियामेंट को प्राप्त है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये बात समझनी जरूरी है प्यारे से दोस्तों कि संख्या में वृद्धि माने अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, जब संविधान लागू हुआ था उस समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, ध्यान से समझना है। तो बच्चों सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो 7 + 1 = 8 थी। इस बात को ध्यान रखें। फिर समय समय पे परिवर्तन हुआ है। अभी हाल ही में 2019 में परिवर्तन किया गया है प्यारे दोस्तों, और उस आधार पे हम कह सकते हैं 33 + 1 = 34, माने कुल 34 न्यायाधीश की दोस्तों बात करते हैं। इस समय सर्वोच्च न्यायालय में जो है कितने 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक CJI माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हमने काउंट किया है। इस बात को रखना है ध्यान। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जो संख्या में वृद्धि का मतलब है कि उच्च न्यायालय में संख्या में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो भी किसको है, पार्लियामेंट को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। माने चाहे मामला जो है सुप्रीम कोर्ट का हो और चाहे मामला किसका, उच्च न्यायालय का हो, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन करे। यहाँ पर जानना जरूरी है कि जो राज्य हैं उन राज्यों में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं, उनमें कितने न्यायाधीश होंगे ये संख्या निर्धारित नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो उच्च न्यायालय आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय है वहां पर सबसे ज्यादा न्यायाधीश है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट आ चुका है और आप देख रहे हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और बात करते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की, तो प्यारे से भैया इसको हिंदी में कहते हैं अभिलेख न्यायालय। क्या कहते हैं, अभिलेख न्यायालय। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 129 जो है, संविधान का अनुच्छेद 129 जो है वो कहता है अभिलेख न्यायालय का प्रावधान करता है। माने सर्वोच्च न्यायालय एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेख न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं वो एक अभिलेख के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में काम करते हैं, और जो निचली अदालतें हैं वे उस जो न्याय है, जो व्यवस्था है उसको मानने के लिए बाध्य हैं। माने अगर निचली अदालतें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बनाया गया जो रिकॉर्ड है, जो अभिलेख है, अगर उसे मानते नहीं है तो उसे न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाएगा या माना जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो आर्टिकल 129 जो है वो प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। और ध्यान रखना, अलग अलग राज्यों के जो उच्च न्यायालय है प्यारे दोस्तों वो भी होते हैं अभिलेख न्यायालय। किस व्यवस्था के अंतर्गत, तो आपको जानना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार 215 की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 215 के द्वारा जो राज्यों के अलग अलग उच्च न्यायालय हैं वो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, माने अभिलेख न्यायालय हैं। माने उनके द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनके द्वारा वो माने जाएंगे, जो है मानना बाध्यकारी है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगली बात दोस्तों करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता के बारे में सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वो इंडियन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के प्यारे दोस्तों, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो किसी अन्य उच्च न्यायालय में कैसे 5 वर्ष न्यायिक अधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया हो। समझ पा रहे हैं, ध्यान से समझना। माने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए सबसे पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसके बाद अलग अलग उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में उन्होंने काम किया हो, ये एक बाध्यता है। इसके अलावा एक शर्त और दी गई है कि लगातार 10 वर्ष तक अलग अलग उच्च न्यायालयों में एक वकील के रूप में अगर अभिनय किया, उन्होंने काम किया है, अपना ड्यूटी करी है, माने 10 वर्ष लगातार एडवोकेट के रूप में, तो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की बात है। और इसके अलावा राष्ट्रपति एक बात और करी गई है कि राष्ट्रपति जी की नजर में
पारंगत विधिवेत्ता माने कानून के जानकार के रूप में हैं, तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। इस क्वालिफिकेशन को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से जब भाषा एग्जामिनर तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता है, आप प्रश्न को गलत कर देते हैं। समझ पा रहे? मैं शिफ्ट करता हूँ कहाँ पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता की बात करते हैं, तो यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात है कि भारतीय नागरिक, क्या शर्त है कि उसका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि लगातार 10 वर्ष तक राज्य के अलग अलग जो न्यायालय हैं उसमें न्यायिक अधिकारी के रूप में काम किया हो, और इसके अलावा जो है 10 वर्ष तक एडवोकेट रहे हों, उच्च न्यायालय में वकालत करी हो, ये काबिलियत है, माने योग्यता है किसकी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक एक बात को ध्यान से समझते जाना है। मैं बढ़ता हूँ आगे। अगली बात दोस्तों करते हैं योग्यता के बाद। अगर हम बात करें रिटायरमेंट माने सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो महोदय होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, माने मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है प्यारे दोस्तों 65 है, माने 65 वर्ष है। अगर यही हम शिफ्ट कर लें उच्च न्यायालय में, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर सेवानिवृत्ति की जो आयु है वह 62 ईयर है, 62 वर्ष की दोस्तों बात कर रहे हैं। अगली बात करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आ चुका है, वेतन माने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश महोदय हैं, उनका वेतन के बारे में क्या प्रावधान है। तो सबसे पहली बात बच्चों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बहुत ध्यान से समझना है। सर्वोच्च न्यायालय के कैसे भी न्यायाधीश, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या फिर अन्य न्यायाधीश हो, उनके जो वेतन भत्ते पेंशन आदि हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, माने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम बच्चों बात करें कि उच्च न्यायालय के, ध्यान से सुनना, बड़ी बारीकी वाली बात है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, उनके वेतन भत्ते आदि दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। और प्यारे से बच्चों उनकी जो पेंशन है, माने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो पेंशन है वो दी जाती है भारत की संचित निधि से, माने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। माने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के केस में वेतन भत्ते पेंशन आदि सभी भारत की केंद्रीय जो संचित निधि है वहां से दिए जाते हैं। और अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें प्यारे दोस्तों, यहाँ वेतन भत्ते तो दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से, लेकिन जो पेंशन है वो दिए जाते हैं भारत की संचित निधि से। बारीकी से बात को समझते जाना है। निश्चित रूप से ज्वाइनिंग लेटर 2022 में आपको मिलना है। हर हाल में आपको कटिबद्ध होना है, और प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। उत्कर्ष विजन नाम से प्यारे दोस्तों फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, पेज को फॉलो करिएगा, विश्वास मानिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज है 20 मार्च 2022 को मैं वीडियो बना रहा हूं, और आज से ही 3 वर्ष पहले प्यारे से भैया मैंने एक वीडियो बनाया था उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल पर। मैंने पहला वीडियो बनाया था, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म का वीडियो बनाया था। दोस्तों आज 3 वर्ष हो चुके हैं, आपके स्नेह के दम पर ही चीजें आगे बढ़ पा रही हैं। तो तीसरी वर्षगांठ है उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल की। आप अपना प्यार दुलार स्नेह यूं ही देते जाइए, विश्वास मानिए। सबसे मजेदार बात तो यह है कि कल जब मैं अपना पुराना वीडियो देख रहा था, मैंने अपना पहला वीडियो जब देख रहा था, तो निश्चित रूप से बड़ा हेजिटेशन लगा था। उस समय मैं बोल भी नहीं पा रहा था। ये आपके द्वारा दिया गया स्नेह है कि जो है आपके कॉन्फिडेंट का स्तर आप लोगों ने मेरे अंदर कूट कूट के भरा है, जिससे मैं अपनी बात को अपने विदाउट एनी हेजिटेशन में आप तक पहुंचा पा रहा हूं। तो थैंक यू वेरी मच। उत्कर्ष विजन परिवार को आगे बढ़ाने में आपने बहुत बड़ी भूमिका प्यारे दोस्तों निभाई है। बढ़ता हूं अगली बात पे। दोस्तों ये बात तो मैं बता ही चुका था, अभी कंसोलिडेटेड फंड मैंने दोनों पॉइंट एक साथ ले लिया है। और हाँ बच्चों, वेतन की बात आती है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कितना है वो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। तो बच्चों सबसे बड़ी बात है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय होते हैं उनका वेतन है 2,80,000 रुपया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 रुपया। और अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जज की बात करें प्यारे दोस्तों, उनका वेतन है माने 2.5 लाख रुपया, माने 2,50,000 की बात कर रहे हैं। 2.5 माने 2.5 लाख रुपया उनका वेतन है।
मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल पे। माने अगर हम बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भैया जी कितना है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है प्यारे से भैया वो है 2.5 माने 2,50,000 रुपया, माने 2.5 लाख रुपए की उनकी सैलरी है वर्तमान में। और यहीं पर मैं आपको अवगत करा दूं उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी सैलरी प्यारे से भैया कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं 2.25 माने 2,25,000 रुपए की उनकी सैलरी है वर्तमान में। मैं राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की बात कर रहा हूँ। बारीकी से बात को समझिए, विश्वास मानिए ये वीडियो गागर में सागर भरने वाली बात है। एक जो भी 20 से 25-30 मिनट का वीडियो बनेगा, विश्वास मानिए बहुत सारी जानकारी आप तक भारत की न्यायिक व्यवस्था की पहुंचने वाली है। मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है सर्वोच्च न्यायालय न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है। पूरे भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो निचले उच्च न्यायालय होते हैं उसके निर्णय मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। माने अलग अलग राज्यों के जो 25 उच्च न्यायालय हैं उनके निर्णय सर्वोच्च न्यायालय जो है मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन बात अगर हम करेंगे उच्च न्यायालय की, तो जितने भी उच्च न्यायालय हैं वो ऊपर के सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है वो मानने के लिए बाध्यकारी है, बाउंड है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। मैं बढ़ता हूँ अगली बात पे। आपको दोस्तों पता है कि संविधान का अनुच्छेद 32 किससे लेख से संबंधित है, रिट से संबंधित है। और रिट की अगर हम बात करें तो यदि भारत में किसी भारतीय नागरिक के मूलाधिकार के हनन का मामला बनता है, फंडामेंटल राइट के हनन का मामला बनता है, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के द्वारा उन्हें उनके अधिकार दिलाने का काम करता है रिट जारी करके। आपको पता है कि अनुच्छेद 32 के द्वारा 5 प्रकार के लेख का वर्णन है, 5 प्रकार की रिट का वर्णन है। तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 32 के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी करके सर्वोच्च न्यायालय जो है मूलाधिकार प्रदान करने का प्रयास करता है। तो यहीं पर बात अगर करें तो संविधान का अनुच्छेद 226 किसी राज्य के उच्च न्यायालय को अधिकार देता है कि अगर कोई ऐसा मामला बनता है जिसमें मूलाधिकार के हनन का मामला बनता है तो वह संबंधित उच्च न्यायालय उस मूलाधिकार को प्रदान करने का काम करेगा अनुच्छेद 226 के द्वारा। समझ पा रहे हैं? पढ़ते हैं आगे। और जो सबसे बड़ी बात मैंने लिखा है एड हॉक जजेस, माने ध्यान से समझना है बच्चों। एड हॉक जजेस की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रश्न उठता है ये तदर्थ न्यायाधीश होते क्या हैं? तो वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले बताऊंगा कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जो व्यवस्था है वह फ्रांस के संविधान से की गई है। जी हाँ, सही समझे हैं, जिसकी राजधानी पेरिस है। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। तो ध्यान रखने वाली बात है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में जो शामिल किया गया है प्यारे दोस्तों, वो कहाँ शामिल किया गया है? फ्रांस के संविधान से शामिल किया गया है। अब यहाँ पर बताना जरूरी है कि संविधान का अनुच्छेद 127 अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। अब प्रश्न उठता है कि तदर्थ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में कब नियुक्त किए जाते हैं? तो ध्यान रखेंगे जब संविधान का कोई सत्र चल रहा होता है, माने सत्र में जब कोरम माने गणपूर्ति जब पूरी नहीं होती है, तब अलग अलग उच्च न्यायालयों से नियुक्त किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश को। तो ध्यान रखेंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कभी न्यायालय में न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय में जब न्यायाधीशों की कमी होती है तब अलग अलग उच्च न्यायालयों से उन्हीं न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जो क्वालिफिकेशन पूरी करते हो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 127 ऐसा प्रावधान करता है तदर्थ न्यायाधीश कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में। पर सावधान हो जाइए प्यारे से भैया, यहाँ पर माने उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का कोई भी प्रावधान नहीं है। ध्यान से समझते जाइएगा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बढ़ता हूँ अगली बात पे। सबसे बड़ी बात प्यारे से भैया, सर्वोच्च न्यायालय में ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश माने एडिशनल जजेस की नियुक्ति का कोई भी प्रावधान नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात कर लें माने कहा उच्च न्यायालय में, तो बच्चों ध्यान रखेंगे अलग अलग उच्च न्यायालयों में 2 वर्ष के लिए एडिशनल जज या फिर अपर न्यायाधीश की नियुक्ति का जो प्रावधान है वह संविधान का
अनुच्छेद 224 करता है। मेरी बात को ध्यान से समझना है, माने अपर न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, और यहाँ पर नियुक्ति का प्रावधान है, माने उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जा सकते हैं। कितने? 2 वर्ष के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगली बात बच्चों लिखी है कि संविधान का अनुच्छेद 143 क्या प्रावधान करता है? तो सबसे बड़ी बात बच्चों आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार जो है अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार है और प्राप्त है, और उच्च न्यायालय को नहीं है। अब मामला क्या है, बात को समझिए कि जब भी कभी विधि के प्रश्न पर राष्ट्रपति महोदय को, सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय से वो सलाह मांगे, तो संविधान का अनुच्छेद 143 143 की बात कर रहे हैं, उसका सहारा लेकर के भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। पर ध्यान रखना, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि यदि सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान से समझना भैया, कि यदि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय सलाह मानने के लिए, सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, तो ध्यान रखना भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी भी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब प्रश्न उठता है, ना वो देने के लिए बाध्य है, ना ये मानने के लिए बाध्य है, ये प्रावधान क्यों रखा गया? भैया बात बड़ी स्पष्ट है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हमारी न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है, माने न्यायपालिका पे किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो न्यायिक व्यवस्था है वो कैसी है? इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम है, माने आजादी है, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, इसलिए वो स्वतंत्र है। क्योंकि अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य अगर होते, इस व्यवस्था का हनन होता। अब प्रश्न उठता है कि मान लो वो सलाह दे देते हैं, कौन? सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे देते हैं, तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य क्यों नहीं है? भैया बात बड़ी सीधी सी है। हमारे यहाँ देश के संवैधानिक प्रधान के रूप में कौन है? भारत के महामहिम राष्ट्रपति। तो जब महामहिम राष्ट्रपति जी जब संवैधानिक प्रधान के रूप में हैं, तो अगर वो मानने के लिए, सलाह मानने के लिए बाउंड होंगे, तो वो प्रधान कैसे बने? तो प्रधान का मतलब तो मुखिया, मुखिया से मतलब अ पर्सन हु इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन, माने वो कोई निर्णय ले सकता है, बाध्यकारी नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए आर्टिकल 143 की मैंने आपसे बात करी है, ठीक है ना। एक लाइक तो बनता है ना, और शेयर भी बनता है। पहली बार आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक बैक वही करते रहना, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बात करें तो उच्च न्यायालय को मैंने बताया परामर्शी क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो जज है, वो चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर अन्य न्यायाधीश हो, ध्यान रखने वाली बात है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है, सेवानिवृत्ति के बाद वो देश के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, माने वो एडवोकेसी नहीं कर सकते हैं। इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे। और ये प्रावधान जो है संविधान का अनुच्छेद 124 का पैरा 7, संविधान का अनुच्छेद 124 का पैरा 7 ये प्रावधान करता है कि वो देश के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कहाँ पर? अब हम आ जाते हैं प्यारे दोस्तों उच्च न्यायालय में। तो उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 220 माने संविधान का अनुच्छेद 220 प्रावधान करता है कि ऐसा न्यायालय जहां पर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश महोदय हैं, जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, माने जैसे अगर हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय में सेवा दे चुके हैं, या ऐसा न्यायालय राज्य के अलग अलग जो उच्च न्यायालयों में यदि उन्होंने सेवाएं दी हैं, तो वहां सेवानिवृत्ति के बाद वो अपनी वकालत नहीं कर सकते हैं, माने उनको छोड़कर देश के अन्य न्यायालयों में वो अपनी वकालत कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 220 की बच्चों बात कर रहे हैं। अगली बात करते हैं। प्रश्न उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय में ध्यान से समझना बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्त होने की न्यूनतम आयु है वो कितनी है? तो बच्चों ध्यान रखें, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने की माने न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु का वर्णन संविधान में कहीं भी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और यही बात निकल के आती है कहाँ पर? उच्च न्यायालय में किस आयु का, न्यूनतम किस आयु का व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनेगा, इसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक कहना चाहिए मान्यता के आधार पर एक केंद्रीय जो न्यायालय की जो समिति है उसके आधार पर ऐसा निर्णय एक लिया गया है, इंटरनल आंतरिक समिति के द्वारा निर्णय किया गया है कि जो न्यायाधीश नियुक्त हो रहा है वो कम से कम 45 वर्ष का हो। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन संविधान में इस व्यवस्था का वर्णन नहीं है। अगली बात बच्चों अगर हम बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
यदि संविधान में दी गई किसी व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, रिश्वत पाए जाने के दोषी पाए जाते हैं या किसी व्यवस्था के उल्लंघन में अगर वो लिप्त हैं, तो उनके विरुद्ध उन्हें पद से हटाए जाने की व्यवस्था है। और उसके लिए क्या बात करी गई है, उसके लिए जो टर्म यूज किया गया है वो कदाचार शब्द का प्रयोग किया गया है, मिसकंडक्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसके लिए पार्लियामेंट में, संसद के दोनों सदनों में, अलग अलग लोकसभा राज्यसभा में क्या होगा, एक प्रस्ताव लाया जाएगा जिसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले जो सदस्य होंगे, माने 2/3 विशेष बहुमत के द्वारा यदि वो प्रस्ताव पास हो जाएगा तो उस न्यायाधीश को उसी समय पद से हटा हुआ माना जाएगा। पर यहाँ सावधान हो जाएंगे, भारतीय संविधान में इन न्यायाधीशों की, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के हों या उच्च न्यायालय को हों, उन्हें हटाए जाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है जो कि गलत है, उनके लिए विशेष शब्द प्रयोग किया गया है, वो है कदाचार, माने मिसकंडक्ट की हम बात कर रहे हैं। अगली बात बच्चों बात करें, सर्वोच्च न्यायालय को जो है अधीक्षण की शक्ति प्राप्त नहीं है, माने सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके अधीन जो अलग अलग उच्च न्यायालय हैं और जितने प्रकार के न्यायालय हैं उनके अधीक्षण की शक्ति प्राप्त नहीं है सर्वोच्च न्यायालय को। पर ध्यान रखना प्यारे से भैया, संविधान का अनुच्छेद 227 जो है वो अधिकार देता है अलग अलग उच्च न्यायालयों को। ध्यान से समझना है बात को, संविधान का अनुच्छेद 227 अलग अलग उच्च न्यायालयों को अधिकार देता है कि उनके अधीन जो अलग अलग न्यायालय हैं उनका अधीक्षण कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से ये सारे अंतर मैंने एक एक करके क्लैरिफाई करे हैं। मैं समझता हूँ कि न्यायिक व्यवस्था को जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके अंदर एक विश्वास का स्तर बनेगा और विश्वास मानिए आपको ज्वाइनिंग लेटर तक लेके जाएगा। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।